ऐसे पति पत्नी की है जो अपने रिश्ते को खत्म करने से पहले एक आखिरी ट्रिप पर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ये साधारण सी ट्रिप उनकी जिंदगी तबाह कर देगी। ट्रिप पर निकलने के थोड़ी ही देर बाद रास्ते में भटककर वो एक सुनसान जंगल के बीच बने एक पुराने मोटल में पहुंच जाते हैं, जहां शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि ये जगह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। रात होते ही अजीब आवाजें, खाली कमरों से आती खटखटाहट और बिना किसी मतलब के फोन कॉल्स उन्हें डराने लगते हैं। जब वो टाइम पास करने के लिए टीवी चलाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी वीडियो टेप्स मिलती हैं जिनमें लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा होता है। और सबसे डरावनी बात ये होती है कि वीडियो में दिखाया गया वह कमरा वही होता है जिसमें अभी वो खुद ठहरे हुए हैं। अब उन्हें समझ आता है कि ये कोई साधारण मोटल नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। बाहर निकलने का हर रास्ता बंद है, फोन काम नहीं करता और अंधेरे में छुपी एक अनजानी ताकत हर पल उन पर नजर रखे हुए है। अब ये रात उन्हें सिर्फ गुजारनी नहीं है बल्कि जिंदा बचकर निकलना ही उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। अब सवाल ये है कि क्यों कोई इस कपल को मारना चाहता है और क्या ये कपल इस मोटल से निकल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड और उसकी पत्नी एमी को दिखाया जाता है, जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपने बच्चे को खो दिया था। इस वजह से दोनों अभी भी गहरे दुख में थे। इसी हालत में उन्होंने एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया। असल में ये एक तरह की ब्रेकअप ट्रिप थी। निकलने से पहले ही दोनों ने आपस में तय कर लिया था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी और इसके खत्म होते ही वो दोनों शांति से तलाक ले लेंगे। लेकिन रास्ते में जब डेविड गाड़ी मोड़ते हुए एक घुमावदार रास्ते पर जा रहा था, तभी अचानक सड़क के बीच में एक रैकून आ गया। उस छोटे से जानवर को बचाने के लिए डेविड ने अचानक जोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी इतनी तेजी से घूमी कि लगभग 180 डिग्री पलट गई। साइड वाली सीट पर सो रही एमी इस अचानक झटके से घबरा कर उठ गई। अच्छा, ये हुआ कि ये सिर्फ डराने वाला पल था, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। थोड़ा खुद को संभालने के बाद डेविड ने फिर से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक एमी को एहसास हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है। ये वो मुख्य सड़क नहीं थी जिस पर उन्हें होना चाहिए था। जब उसने इस बारे में पूछा तब पता चला कि डेविड ने जानबूझकर ये रास्ता लिया है। डेविड ने बताया कि उसे लगा कि पहले वाला रास्ता बहुत ज्यादा जाम था, इसलिए उसने सोचा कि एक शॉर्टकट ले लिया जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किस जगह पर हैं। फिर भी मजबूरी में उन्होंने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। कुछ देर बाद उन्हें एक काफी सुनसान सा पेट्रोल पंप दिखाई दिया, लेकिन वो जगह बंद जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। इस पर एमी ने कहा कि वो तो यहाँ किसी से रास्ता पूछने की सोच रही थी, लेकिन अब तो यहाँ आसपास एक भी इंसान नहीं दिख रहा। कोई और रास्ता न होने की वजह से दोनों खुद ही मैप देखकर रास्ता समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी जब दोनों अभी भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो आखिर कहाँ हैं, अचानक पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी कहीं से सामने आ गया, जिससे दोनों बुरी तरह चौंक गए। उस आदमी ने कहा कि उसका उन्हें डराने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस अभी अभी वहां से निकलने वाला था। लेकिन उसने देखा कि उनकी गाड़ी वहां खड़ी है, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए आ गया। एमी ने उसे बताया कि वो लोग शायद रास्ता भटक गए हैं। कुछ सवाल जवाब के बाद उस आदमी को समझ में आ गया कि वो लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और उनकी असली मंजिल अभी भी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये सुनकर डेविड ने उससे कहा कि उसे ये भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी इतनी दूर चल पाएगी या नहीं, क्योंकि जब वो उस छोटे जानवर से बच रहा था तब गाड़ी थोड़ी फिसल गई थी और उसके बाद से इंजन के अंदर से अजीब आवाज आ रही है। ये सुनने के बाद उस कर्मचारी ने कहा कि वो उनकी गाड़ी का इंजन चेक कर सकता है। उसने गाड़ी चेक करने के बाद बताया कि शायद गाड़ी का फैन किसी पत्थर से टकराकर थोड़ा टेढ़ा हो गया है और इसी वजह से आवाज आ रही है। लेकिन उसने ये भी साफ किया कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस गाड़ी चलते समय आवाज थोड़ी ज्यादा आएगी, लेकिन गाड़ी अभी भी चल सकती है। फिर उसने उनसे पूछा कि क्या वो किसी को उनके साथ रास्ता दिखाने के लिए भेज दे, लेकिन डेविड ने उसकी ये मदद ठुकरा दी और कहा कि बस वो उन्हें मैप पर सही रास्ता बता दे। तब उस आदमी ने पूरी तरह से मदद करते हुए उन्हें रास्ता समझाया। उसने कहा कि करीब 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक छोटे जंगल से गुजरना होगा और फिर दाईं तरफ मुड़ना होगा। वहां से उन्हें एक बड़ी 4 लेन वाली सड़क मिल जाएगी। जाने से पहले डेविड ने जबरदस्ती उस आदमी को $20 दिए उसे धन्यवाद कहने के लिए। इसके बाद दोनों वहां से गाड़ी लेकर निकल गए, लेकिन उन्होंने अभी ज्यादा दूरी तय भी नहीं की थी कि गाड़ी से फिर से अजीब आवाज आने लगी और इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी। मजबूरी में डेविड ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी रोकी वो दोबारा स्टार्ट ही नहीं हुई और हालत और भी खराब तब हो गई जब उन्हें पता चला कि उनके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। अब पूरी तरह लाचार होकर डेविड ने कहा कि बेहतर होगा वो वापस पेट्रोल पंप चलकर मदद मांगे। उसने अंदाजा लगाया कि वो जगह ज्यादा दूर नहीं है,
शायद करीब 2 किलोमीटर ही, और पैदल चलकर वो आधे घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन एमी चलने के मूड में नहीं थी। उसने कहा कि वो गाड़ी में बैठकर किसी गुजरने वाली गाड़ी का इंतजार करना चाहती है। दूसरी तरफ डेविड इंतजार करने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे वहीं छोड़कर खुद ही मदद लेने के लिए जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे जाते देखा, एमी डर गई और आखिरकार वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों वापस पेट्रोल पंप पर पहुंच गए, लेकिन इस बार वहां वो कर्मचारी कहीं नजर नहीं आया। एमी ने डेविड से कहा कि उन्हें वापस गाड़ी के पास चलना चाहिए, शायद थोड़ी देर में कोई गाड़ी वहां से गुजर जाए। लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने साफ कहा कि उसे किसी इंसान की मदद चाहिए। वो गाड़ी में बैठकर ठंड में इंतजार नहीं करना चाहता। तभी उन्हें पेट्रोल पंप के पास ही एक पुराना सा मोटल दिखा जिसमें लाइट जल रही थी। डेविड ने कहा कि चलकर वहां देखते हैं, शायद वहां कोई मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही दोनों मोटल के अंदर पहुंचे, उन्हें अंदर से एक औरत की बहुत दर्द भरी और डरावनी चीख सुनाई दी। ये आवाज सुनकर एमी डर गई और उसने तुरंत डेविड से कहा कि यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन डेविड फिर भी आगे बढ़ा, क्योंकि वो मदद भी चाहता था और साथ ही ये भी जानना चाहता था कि पेट्रोल पंप वाला आदमी कहाँ गया। उसने रिसेप्शन पर रखी घंटी बजाई और तभी अचानक वहां का मालिक टॉड सामने आ गया। अंदर से अभी भी अजीब आवाजें आ रही थीं, तो डेविड ने उससे पूछा कि ये कैसी आवाज है। टॉड ने हाथ में रिमोट दिखाते हुए कहा कि वो बस बोर हो रहा था, इसलिए कोई फिल्म देख रहा था, उसी की आवाज है। इसके बाद डेविड ने उससे पूछा कि पेट्रोल पंप के पास जो घुंघराले बालों वाला आदमी था वो कहाँ है, क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई है और वो उसकी मदद लेना चाहते हैं। इस पर टॉड ने कहा कि शायद वो घर चला गया होगा और अब सुबह ही वापस आएगा। ये सुनकर डेविड ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उससे किसी तरह संपर्क कर ले, लेकिन टॉड ने कहा कि उसके पास उसका कोई संपर्क नंबर नहीं है। फिर उसने दोनों को सलाह दी कि वो यहीं एक रात रुक जाएं। उसने कहा कि उसके पास अच्छे कमरे हैं, आराम कर लो, सुबह मैकेनिक आ जाएगा और गाड़ी भी ठीक हो जाएगी और तुम लोग भी फ्रेश हो जाओगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। डेविड ने कहा कि वो इस बारे में अपनी पत्नी से बात करेगा। एमी के मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए दोनों ने वहां रुकने का फैसला कर लिया और एक साधारण कमरा ले लिया। चाबी लेकर जब वो कमरे में पहुंचे तो अंदर का माहौल बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा टॉड ने बताया था। सिंक से गंदा पानी आ रहा था, बिस्तर की चादरें भी बहुत गंदी थीं। फिर भी दोनों ने सोचा कि गाड़ी में रात बिताने से तो ये बेहतर ही है, इसलिए उन्होंने ज्यादा शिकायत नहीं की। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी देर बैठे, कमरे का फोन अचानक बजने लगा। एमी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। दोनों को ये अजीब लगा और तभी अचानक दरवाजे पर तेजी से खटखटाने की आवाज आई। डेविड दरवाजा खोलने गया, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। तभी फिर से फोन बज उठा। अब डेविड को समझ आया कि जो आवाजें आ रही थीं, वो दरअसल बगल वाले कमरे से आ रही थीं। वो गुस्से में वहां की दीवार पर थपथपाने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लगातार थक थक की आवाज आती रही। इसके बाद डेविड ने टाइम पास करने के लिए टीवी ऑन किया, लेकिन जो वीडियो चला वो बहुत ही डरावना था। उसमें लोगों को टॉर्चर और मारते हुए दिखाया जा रहा था। अंदर से लगातार चीखें सुनाई दे रही थीं। ये देखकर एमी डर गई और उसने कहा कि इसे बंद करो या कुछ और लगाओ। मजबूरी में डेविड ने दूसरी टेप लगाई, लेकिन उसमें भी वही खौफनाक चीजें थीं। तभी डेविड ने गौर किया कि वीडियो में दिख रहा कमरा कुछ कुछ उनके कमरे जैसा लग रहा है। उसने ध्यान से देखा, बिस्तर, टीवी टेबल, सब कुछ बिल्कुल उनके कमरे जैसा ही था। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एमी को बुलाकर दिखाया। एमी ने भी ध्यान से देखा और पाया कि चादर तक एक जैसी है और बेड के पास जो निशान था वो भी बिल्कुल वैसा ही है। अब दोनों को ये समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है और वो जिस कमरे में है वही इन वीडियोस में दिख रहा है। ये सब देखकर दोनों के मन में डर पूरी तरह बैठ गया था। अब डेविड को शक होने लगा कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ है, इसलिए उसने पूरे कमरे में ध्यान से तलाश करना शुरू कर दिया। वो हर कोना चेक करने लगा, दीवारें, फर्नीचर, सब कुछ। थोड़ी देर बाद उसे वाकई एक वेंटिलेशन के अंदर छुपा हुआ कैमरा मिल गया। जैसे ही उन्हें ये समझ आया कि टीवी पर जो कुछ वो देख रहे हैं वो असल में यहाँ होने वाली हत्याओं की रिकॉर्डिंग है, एमी को यकीन ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक टेप होगी, इसलिए उसने दूसरी टेप लगाकर देखने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वही चीजें थीं। लोगों का पीछा करना, उन्हें डराना और फिर मार देना। वीडियो में दिख रहे लोग भी बिल्कुल उनकी तरह ही डर रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। तभी अचानक वीडियो में लाइट्स झिलमिलाने लगी और फिर एक आदमी अंदर घुसता है और उन लोगों को चाकू मारकर मार देता है। ये सब देखकर डेविड और एमी दोनों बुरी तरह कांपने लगे। उसी समय अचानक कमरे की लाइट्स वापस ठीक हो गईं। डर के मारे एमी ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसा पहले था वैसे ही अब भी फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। अब एमी पूरी तरह घबरा गई थी। वो तुरंत वहां से निकल जाना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया और कहा कि हो सकता है बाहर वाले लोग उनकी हर हरकत सुन रहे हों। शायद उन्होंने जानबूझकर ये वीडियो इसलिए चलवाए हों ताकि उन्हें डराया जा सके। दोनों ने थोड़ी देर सोच विचार किया और तय किया कि वो बाथरूम की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कोशिश की तो पता चला कि खिड़की पूरी तरह से बंद
और सील की हुई है, उसे खोला ही नहीं जा सकता। एमी ने कहा कि उन्हें सीधे दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डेविड ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर बाहर वाले लोग सच में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, और अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो शायद और खतरा बढ़ जाएगा। तभी एमी की नजर वॉश बेसिन पर रखे एक सेब पर पड़ी। वो सेब वही था जो उसने पहले गाड़ी में खाना शुरू किया था, लेकिन पूरा नहीं खाया था। उसने डेविड से पूछा कि क्या वो इसे यहाँ लाया था। डेविड ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने सेब को छुआ तक नहीं था। अब ये बात साफ हो गई कि कोई उनके कमरे में आ चुका है। इसका मतलब ये था कि उन लोगों ने उनकी गाड़ी भी ढूंढ ली है और बिना उन्हें पता चले उनके कमरे के अंदर भी आ चुके हैं। डेविड ने फिर से पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं मिला। अब दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर वो लोग कमरे में आते जाते कैसे हैं? इस वक्त डेविड ने सोचा कि दुश्मन छुपकर उन्हें देख रहा है, जबकि वो खुद खुले में है। इसलिए उसने एमी से कहा कि वो कमरे की लाइट बंद कर दे ताकि वो अंधेरे में रहें और बाहर वाले उन्हें साफ ना देख पाएं। वो कुछ देर चुपचाप हालात को समझना चाहते थे। डेविड ने बाहर की तरफ ध्यान से देखा और अंदाजा लगाया कि अगर वो तेजी से भागें तो बाहर के छोटे छोटे पेड़ों के बीच से निकलकर भाग सकते हैं। दोनों ने फैसला किया कि वो अचानक दरवाजा खोलकर बाहर भागेंगे। जैसे ही वो दौड़ते हुए बाहर निकले, अंधेरे में छुपा एक नकाबपोश आदमी उन्हें देख लेता है, लेकिन किस्मत से दोनों तुरंत वापस मुड़कर कमरे के अंदर भागने में कामयाब हो जाते हैं, इससे पहले कि वो आदमी उन्हें पकड़ पाता। अब वो नकाबपोश हत्यारा लगातार दरवाजे को पीटने लगता है और खिड़की के शीशों पर भी जोर जोर से मारता है। इस हालत में डेविड ने एमी से कहा कि वो एक बार फिर बाथरूम की खिड़की खोलने की कोशिश करे, लेकिन एमी ने कई बार कोशिश की, फिर भी खिड़की नहीं खुली। उल्टा बाहर खड़े हत्यारे की हरकतों से वो और ज्यादा डर गई। अब डेविड के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने बाहर खड़े लोगों को जोर से चिल्लाकर कहा कि उसके पास बंदूक है और अगर उन्होंने उन्हें परेशान किया तो वो गोली मार देगा। ये सुनते ही बाहर अचानक शांति हो गई। दरवाजे पर मारना बंद हो गया और खिड़की के बाहर भी कोई नजर नहीं आया। लेकिन एमी को भरोसा नहीं था। उसने कहा कि ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तब डेविड ने कहा कि उन्हें किसी तरह फोन करके मदद बुलानी होगी। उसने अंदाजा लगाया कि शायद उनके मोबाइल का सिग्नल जानबूझकर बंद किया गया है, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मोटल के बाहर लगा पब्लिक फोन। डेविड ने एक प्लान बनाया। उसने एमी से कहा कि वो बाथरूम की खिड़की के पास खड़ी रहे ताकि बाहर वाले लोगों को लगे कि वो अभी भी अंदर ही हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस बीच वो खुद चुपचाप बाहर जाकर फोन करने की कोशिश करेगा। एमी ने डरते हुए भी उसका साथ दिया और खिड़की के पास खड़ी रही। इसी दौरान डेविड धीरे धीरे बाहर निकलकर फोन बूथ तक पहुंच गया। उसने वहां जाकर पुलिस को कॉल मिलाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फोन के दूसरी तरफ भी वही नकाबपोश हत्यारे मौजूद थे। जैसे ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, वो तुरंत वहां से हटने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि फोन भी पहले से छेड़छाड़ किया हुआ है। किसी तरह वो बिना पकड़े वापस कमरे में पहुंच गया। वापस आकर उसने एमी को बताया कि कॉल नहीं हो पाई, अब उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। उसने कहा कि उन्हें कोई हथियार ढूंढना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाली है और हो सकता है कि ये लोग जल्दी ही उन्हें मारने की कोशिश करें। दोनों ने कमरे में हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें कोई ढंग का हथियार नहीं मिला। आखिरकार डेविड ने बाथरूम के शीशे को तोड़कर एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा उठा लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद का बचाव कर सके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ वो नकाबपोश लोग एक कंट्रोल रूम में बैठकर उनकी हर हरकत को कैमरों के जरिए देख रहे थे। फिर भी डेविड ने हार नहीं मानी। वो टीवी पर चल रही वीडियो को ध्यान से देखने लगा, शायद उसे उनमें कोई सुराग मिल जाए। काफी ध्यान से देखने के बाद उसे एक अहम बात समझ आई। ज्यादातर वीडियो में हत्यारे एक ही जगह से आते हुए दिखाई दे रहे थे। जब उसने ध्यान से उस जगह को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो जगह उनके कमरे के बगल वाला बाथरूम ही है। अब डेविड को पूरा यकीन हो गया कि इस मोटल में कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक खेल चल रहा है। उसने तुरंत जाकर बाथरूम के अंदर लगे कैमरे को ढक दिया ताकि सामने वाले लोग उनकी हर हरकत न देख सकें। इसके बाद वो ध्यान से बाथटब के पास देखने लगा क्योंकि उसे शक था कि वहीं कहीं कोई छुपा हुआ रास्ता होगा। ज्यादा देर नहीं लगी, उसे सच में वहाँ एक छुपा हुआ दरवाजा मिल गया जो एक गुप्त रास्ते की तरफ जाता था। वो नीचे जाकर देखने ही वाला था कि तभी कमरे में मौजूद एमी ने उसे जल्दी से आवाज देकर रोक लिया। एमी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि बाहर मोटल के आंगन में एक ट्रक आकर रुका है और उसमें से एक ड्राइवर उतर रहा है। ये देखकर एमी के मन में उम्मीद जगी। उसने कहा कि वो बाहर जाकर उस ड्राइवर से मदद मांग सकती है, लेकिन डेविड ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि इतनी रात में इस सुनसान जगह पर अचानक किसी का आना थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए बिना सोचे समझे बाहर जाना सही नहीं होगा। उसे शक था कि कहीं वो आदमी भी उन्हीं लोगों में से एक ना हो। अब दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने खिड़की के पास जाकर जोर जोर से शीशे पर मारना शुरू किया ताकि उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान उनकी तरफ जाए।
कुछ ही पलों में उनकी आवाज सच में उस ड्राइवर तक पहुंच गई। वो उनकी तरफ आने लगा, लेकिन तभी दोनों ने देखा कि एक नकाबपोश हत्यारा उसके पीछे पीछे हथियार लेकर आ रहा है। दोनों उसे चिल्लाकर चेतावनी देना चाहते थे, लेकिन बीच में शीशा होने की वजह से उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाई। असल में वो ट्रक ड्राइवर भी उन्हीं लोगों का हिस्सा था। वो लोग इन सब हत्याओं की वीडियो बनाकर ब्लैक मार्केट में बेचते थे, उन लोगों को जो ऐसी खौफनाक चीजें देखने में मजा लेते हैं। पहले ये लोग सिर्फ छोटे मोटे वीडियो बनाते थे, लेकिन जब लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा तो उन्होंने ये बिल्ली चूहे का खेल शुरू कर दिया, जहां वो लोगों को डराकर उनका शिकार बनाकर उनकी रिकॉर्डिंग करते थे। अब एमी और डेविड की उम्मीद एक बार फिर टूट चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डेविड ने तुरंत एमी से कहा कि वो दोनों उस गुप्त रास्ते के अंदर जाएं और देखें कि क्या वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। दोनों उस छुपे हुए रास्ते से नीचे उतरे और एक कमरे में पहुंचे। ये वही कंट्रोल रूम था जहां पहले टॉड बैठा हुआ था और जहां से वो सब कुछ देखता और कंट्रोल करता था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत सारी वीडियो टेप्स रखी हुई हैं। ये देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ना जाने कितने लोग इस मोटल में मारे जा चुके हैं। डेविड ने धीरे से बाहर झांक कर देखा और जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया तो उसने एमी से कहा कि वो देखे कि वहां कोई ऐसी चीज मिल सकती है जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें। इसी दौरान एमी को वहां एक लैंडलाइन फोन दिखाई दिया। ये उनके लिए एक मौका था। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल मिलाया। इस बार कॉल लग गई। एमी ने जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन बतानी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो बात कर रही थी तभी उन हत्यारों को कुछ शक हो गया और वो तुरंत वापस उसी जगह की तरफ आने लगे। किस्मत अच्छी थी कि एमी और डेविड समय रहते वहां से भाग निकले, वरना वो पकड़े जाते। दूसरी तरफ टॉड को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों कहां गायब हो गए। तभी उसे फोन की दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी, जिससे उसे पता चला कि वो दोनों यहां तक पहुंच चुके हैं। अब टॉड को यकीन हो गया कि वो बाहर से अंदर नहीं आए, बल्कि उन्होंने वो गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है। उसने तुरंत देखा कि उस रास्ते का ढक्कन खुला हुआ है और उसे समझ आ गया कि वो लोग नीचे छुपे हुए हैं। अब सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए टॉड ने अपने साथियों से कहा कि जल्दी से नीचे जाकर उन्हें खत्म कर दो। ये सुनकर नकाबपोश हत्यारे भी उस गुप्त रास्ते में घुस गए। उधर जैसे ही डेविड और एमी ने देखा कि हत्यारे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, वो तेजी से भागे और एक दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। जब वो बाहर निकले तो उन्हें लगा कि ये मोटल का स्टोर रूम है। डेविड ने तुरंत पास पड़ी एक अलमारी को खींचकर उस रास्ते के ऊपर रख दिया ताकि हत्यारे बाहर न आ सकें। इसके बाद उसने एमी से कहा कि अभी भागना सही नहीं होगा, उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि वो लोग ये न समझ लें कि वो यहाँ से जा चुके हैं या उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। उसने साफ कहा कि अगर वो अभी बाहर भागे तो वो लोग उन्हें आसानी से गोली मार सकते हैं क्योंकि उनके पास हथियार हैं। दोनों चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगे। तभी अचानक वहां एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। ये वही पुलिस थी जिसे एमी ने फोन किया था। पुलिस स्टेशन को उनकी कॉल थोड़ी संदिग्ध लगी थी, इसलिए उन्होंने एक ऑफिसर को जांच के लिए भेजा था। पुलिस को देखकर एमी के मन में फिर से उम्मीद जगी। वो तुरंत बाहर जाकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन डेविड ने उसे फिर रोका। उसने कहा कि हो सकता है ये पुलिस वाला भी उन्हीं के साथ मिला हुआ हो, जैसे वो ट्रक ड्राइवर था। उसने एमी से कहा कि थोड़ा और इंतजार करो और पहले देखो कि क्या होता है। एमी ने खुद को रोका और बाहर नहीं गई। उधर टॉड पुलिस वाले का स्वागत करने बाहर आया। उस पुलिस ऑफिसर का नाम जॉन था। उसने टॉड को बताया कि उसे एक कॉल मिली थी, इसलिए वो यहाँ जांच करने आया है। टॉड ने बड़ी चालाकी से कहा कि यहाँ कोई मेहमान नहीं है और वो आराम से चेक कर सकता है। इसी बीच जॉन की नजर बाहर फैली हुई गंदगी पर पड़ी। टॉड ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि दिन में कुछ शरारती बच्चे आए थे और उन्होंने ये सब गड़बड़ की है, उसे अभी साफ करने का टाइम नहीं मिला। जॉन को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने कहा कि वो एक कमरे को चेक करना चाहता है। टॉड ने उसे चाबी देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने कहा कि उसके पास गलत चाबी है और वो दूसरी चाबी लेने जा रहा है। लेकिन जैसे ही टॉड वहां से गया, जॉन ने देखा कि कमरे का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है। उसे ये बात अजीब लगी, इसलिए वो टॉर्च लेकर अंदर चला गया। जैसे ही जॉन उस कमरे के अंदर गया, उसने बहुत ध्यान से चारों तरफ देखना शुरू किया। सब कुछ ऊपर से सामान्य लग रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो बाथरूम की तरफ गया तो उसे वहां एक गुप्त रास्ते का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये देखकर उसका शक और गहरा हो गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। उधर दूसरी तरफ डेविड और एमी छुपकर जॉन की हर हरकत पर नजर रख रहे थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उस पर भरोसा करें या नहीं। तभी अचानक एक नकाबपोश हत्यारा उनके छुपने की जगह तक पहुंच गया और ऊपर रखी अलमारी को हटाने की कोशिश करने लगा। हालात बेहद खतरनाक हो गए थे। डेविड और एमी ने पूरी ताकत लगाकर उस अलमारी को पकड़े रखा ताकि हत्यारा बाहर न निकल सके। उसी समय जॉन कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी नजर टीवी पर पड़ी। टीवी में जो वीडियो चल रहा था उसे देखकर वो सन्न रह गया। उसमें बहुत ही बेरहमी से लोगों को टॉर्चर और मारा जा रहा था। जॉन को पहले से कुछ अनुभव था, इसलिए उसने तुरंत वीडियो में दिख रहे कमरे के डिजाइन को नोटिस किया। उसने देखा कि वीडियो में जो कमरा है वो बिल्कुल उसी कमरे जैसा है जिसमें वो अब भी खड़ा है।
अब जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और पूरी तरह सतर्क हो गया। उसी समय एमी ने खिड़की से देखा कि जॉन बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। उसे लगा कि शायद जॉन ने भी सच्चाई समझ ली है और वो मदद करने वाला है। एमी को लगा कि वो उनके साथ नहीं है बल्कि उनकी मदद कर सकता है, इसलिए उसने डेविड से कहा कि अब यही सही मौका है। उन्हें तुरंत बाहर जाकर जॉन के पास पहुंचना चाहिए, वरना वो चला जाएगा और उनका आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। बिना ज्यादा सोचे दोनों तुरंत अपनी छुपने की जगह से निकले और तेजी से जॉन की तरफ भागे। जॉन ने जैसे ही उन्हें देखा उसे समझ आ गया कि ये दोनों पीड़ित हैं। उसने तुरंत उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन जैसे ही जॉन गाड़ी स्टार्ट करने लगा, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन इंजन ने काम नहीं किया। अब तीनों को समझ आ गया कि गाड़ी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। जॉन तुरंत बाहर उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा। थोड़ी जांच के बाद उसे पता चला कि गाड़ी की बैटरी की वायर पहले ही काट दी गई है। इतने में नकाबपोश हत्यारे फिर से उनके पीछे आ पहुंचे। हालात फिर से बिगड़ने लगे। तीनों तुरंत भागकर वापस कमरे के अंदर घुस गए, लेकिन हत्यारे लगातार उनका पीछा कर रहे थे और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक हत्यारा खिड़की के पास आ गया। डेविड ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए उसके हाथ पर मार दिया, जिससे वो कुछ देर के लिए पीछे हट गया। इसके बाद डेविड ने देखा कि उनके कमरे से एक दरवाजा बगल वाले कमरे में जाता है। उसने तुरंत वो दरवाजा खोला और वहां से एक बड़ी अलमारी उठाकर दरवाजे के सामने लगा दी ताकि हत्यारे अंदर न आ सकें। अब उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकते। उसने तुरंत बाथरूम में जाकर टॉवल रॉड तोड़ दी और उसे इस्तेमाल करके खिड़की का शीशा तोड़ दिया। उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा था। उसे पता था कि अगर वो सीधे भागने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उसने एमी के कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उसे खिड़की के टूटे हुए हिस्से पर टांग दिया ताकि बाहर वालों को लगे कि कोई वहां से भागा है। इसके बाद उसने एमी को वेंटिलेशन के अंदर छुपने को कहा। उसने समझाया कि इससे बाहर वालों को लगेगा कि वो खिड़की से भाग गई है, जबकि असल में वो अंदर ही छुपी रहेगी। डेविड ने वेंटिलेशन का ढक्कन बंद कर दिया और एमी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अंदर से कोई आवाज न करे। इसके बाद डेविड खुद बाहर निकल गया क्योंकि वो टॉड की बंदूक लेने के लिए रिसेप्शन की तरफ जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, एक नकाबपोश हत्यारा वहीं छुपा हुआ था। उसने अचानक डेविड पर हमला कर दिया और उसे चाकू से कई बार घायल कर दिया। वेंटिलेशन के अंदर छुपी एमी ये सब देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो चाहकर भी आवाज नहीं निकाल सकती थी क्योंकि ऐसा करने से वो खुद भी खतरे में पड़ जाती। कुछ देर बाद टॉड भी वहां आया और उसने पूरे कमरे में एमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। फिर उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पर टंगे कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। उसे लगा कि एमी वहां से भाग गई है। तुरंत उसने अपने साथियों को बाहर जाकर उसे ढूंढने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी और सुबह हो गई। काफी देर तक वेंटिलेशन में छुपी रहने की वजह से एमी बहुत थक चुकी थी। वो बेहोश सी हो गई थी, लेकिन सुबह होते ही उसकी आंख खुली। जब उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं है तो वो धीरे से बाहर निकली और डेविड को देखने गई। फिर वो बाहर की तरफ भागी और उसने देखा कि उनकी गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है। वो तुरंत गाड़ी के पास गई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन तभी एक नकाबपोश हत्यारा अचानक गाड़ी के ऊपर कूद गया और उसने ऊपर का शीशा तोड़ दिया। अब हालात फिर से बेहद खतरनाक हो चुके थे। जैसे ही एमी ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार एमी डरने के बजाय पूरी तरह हिम्मत दिखाती है। वो तेजी से गाड़ी चलाती है, झटके देती है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी तरह उस हत्यारे को संभालने की कोशिश करती है। इसी संघर्ष के दौरान वो एक नहीं बल्कि 2 हत्यारों से भिड़ जाती है और आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए दोनों को खत्म कर देती है। ये पल उसके लिए बहुत ही खतरनाक था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बाद एमी सीधे टॉड की पिकअप गाड़ी की तरफ जाती है ताकि वहां से निकल सके, लेकिन बदकिस्मती से उस गाड़ी में चाबी ही नहीं होती। अब उसके पास फिर से कोई आसान रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वो दोबारा मोटल के अंदर जाने का फैसला करती है ताकि चाबी ढूंढ सके। उधर टॉड भी वापस बाहर आता है और जैसे ही वो वहां का हाल देखता है, दोनों हत्यारे मरे पड़े हैं और चारों तरफ तबाही मची हुई है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो कसम खाता है कि अब वो एमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी बीच एमी मोटल के अंदर रिसेप्शन पर चाबी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। फिर वो टॉड के कंट्रोल रूम में जाती है, जहां से वो पहले सब कुछ देख रहा था। वहां पहुंचकर वो कैमरों के जरिए देखती है कि टॉड उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। अब हालात और भी टेंशन वाले हो जाते हैं। एमी तुरंत फोन से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसे पता चलता है कि फोन की एक तार ही निकाल दी गई है। मतलब अब ये भी बेकार है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, खुद का बचाव करना। वो पास में पड़ा एक हथौड़ा उठा लेती है और धीरे धीरे रिसेप्शन की तरफ बढ़ती है ताकि मौका मिलते ही टॉड पर हमला कर सके। वो चारों तरफ ध्यान से देखती है, लेकिन टॉड उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर ऊपर जाती है जहां एक बंदूक टंगी हुई होती है।
एमी तुरंत उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बंदूक पकड़ने जाती है, पीछे से अचानक टॉड आ जाता है। वो बहुत चालाकी से उसके पीछे पहुंच चुका होता है। टॉड झटके से बंदूक को उसके हाथ से गिरा देता है और तुरंत उसका गला पकड़ लेता है। वो उसे इतनी जोर से दबाता है कि एमी का दम घुटने लगता है। इस हालत में एमी पूरी ताकत लगाकर उसके चेहरे को नाखूनों से नोच देती है। इससे टॉड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और उसके चेहरे पर कई जोरदार मुक्के मारता है। अब एमी लगभग कमजोर पड़ चुकी होती है। टॉड एक कैमरा उठाता है। वो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करना चाहता है ताकि बाद में इसे बेच सके, लेकिन जैसे ही वो कैमरा चालू करने वाला होता है, एमी को एक मौका मिल जाता है। वो तुरंत संभलती है और पास पड़ी बंदूक उठा लेती है। बिना देर किए वो सीधे टॉड पर फायर करती है। एक के बाद एक लगातार 3 गोलियां। तीनों गोलियां लगते ही टॉड जमीन पर गिर जाता है और इस बार वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। टॉड को मारने के बाद एमी तुरंत अपने पति डेविड के पास जाती है। वो देखती है कि डेविड अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत बुरी हालत में है। एमी उससे कहती है कि वो अभी मदद लेकर आती है। वो जल्दी से टॉड के पास से फोन की तार निकालती है और उसे जोड़कर किसी तरह पुलिस को कॉल कर देती है। इस बार कॉल सही में लग जाती है। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और आखिरकार एमी और डेविड दोनों को बचा लिया जाता है। इतनी खतरनाक रात के बाद दोनों किसी तरह जिंदा बच जाते हैं।